हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पोएम नंबर 6 को डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फेयर प्ले। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बिफोर यू रीड में फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग। क्या तुम्हारे किसी दोस्त ने, सबसे अच्छे मित्र, बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए गलत हुआ है। वट डिड यू डू देन। अगर ऐसा हुआ है तो तुमने क्या किया है उसके बाद। डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वट यू थॉट। क्या तुम चुपचाप रह गए या फिर तुमने अपने विचारों को प्रकट किया कि भाई मुझे इतना बुरा लगा है। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड वट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, फ्रेंडशिप और एनमिटी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इस स्टोरी को अच्छे से पढ़िए। ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी है जिन दोनों को एक एक बार एक मौका मिला था, जिसमें उनको ये चूज़ करना था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फ्रेंडशिप को वो चूज़ करे या फिर एनमिटी मतलब दुश्मनी को चूज़ करे। क्या उनके मायने में क्या सही है और क्या गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें 3 पार्ट्स है फ्रेंड्स। हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे इसको पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर टू गुड फ्रेंड्स। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो लोग थे जो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे आपस में। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. इतना स्ट्रॉन्ग उनका बॉन्ड था ना कि अगर दोनों में से कोई एक किसी काम से गांव से बाहर चला जाता था तो दूसरा उसके परिवार का ख्याल रखता था उसके पीछे से। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों इतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थे, मतलब कि लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जो जुम्मन है वो अपने परिवार के साथ एक ओल्ड आंट के साथ रहता था। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो उसकी जो आंटी थी ना, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो जुम्मन के नाम कर दी थी, इस उम्मीद में कि अब मतलब कि जो जुम्मन है वो मेरी देखभाल करेगा, जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती वो मेरा ख्याल रखेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, देन द सिचुएशन चेंज्ड। फिर क्या होता है ना कि कुछ सालों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। तो जुम्मन और उसका परिवार है ना वो अब इरिटेट होने लग जाते हैं उस ओल्ड आंटी से। Juman became as different to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. तो अब जुम्मन है ना वो भी बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह बन जाता है। उसकी वाइफ को ना अब प्रॉब्लम होने लगती है। वो 2 टाइम का 2 वक्त की रोटी भी देने में हिचकिचाती है, उसको गुस्सा आता है 2 वक्त की रोटी देने में भी। और एक ओल्ड लेडी कितना ही मांगती है, पूरे 2 टाइम का पेट भर खाना, और पेट भर खाने में कितना, 1 रोटी ही खाया जाता है उस टाइम पे, तो इतना वो खा भी नहीं पाती है। पर वो देने में भी उसको प्रॉब्लम होने लग गई थी। अब ये चीज़ें जुम्मन को भी मतलब अपनी वाइफ की तरह ही सोचने लग गया था, उसको भी इरिटेशन होने लग गई थी। शी swallowed these insult along with her food for a few months। तो जो ओल्ड लेडी होती है ना वो बस मतलब सब्र का घूंट पी लेती है और टॉलरेट करती रहती है कुछ महीनों तक तो। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन सब्र करने की भी एक लिमिट होती है। One day she spoke to Juman, My son, it is now obvious that I am not wanted in your house। फिर एक दिन है ना वो आंटी जो है वो जुम्मन को बुलाती है और उसको कहती है, बेटा देखो मुझे ना अब ये तो पक्का हो गया है कि अब ना तुम लोगों को मैं चाहिए ही नहीं हूँ, तुम लोग मुझे रखना ही नहीं चाहते अपने घर में। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो प्लीज़ तुम ना मुझे महीने का खर्चा दे दिया करो ताकि मैं अपनी एक अलग किचन बना लूँ और अपना खाना खुद पकाया करूँगी। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। तो सेड जुम्मन शेमलेसली। तो फिर इस जब उसकी आंटी ऐसा कहती है ना तो बेशर्मी के साथ जुम्मन उनको जवाब देता है कि भाई आंटी, मेरी वाइफ है ना उसको पता है कैसे घर चलाते हैं, ठीक है, तो आप ना मतलब चुपचाप रहिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो उस जुम्मन की ये बेशर्मी वाली बात सुन के वो आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो अपना ये केस जो उनके साथ गलत हो रहा है वो पंचायत में रखेंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। तो कुछ दिनों तक तो वो जो ओल्ड लेडी है वो विलेज में जाके किसी किसी से बात करती है, अपने इस केस के बारे में डिस्कस करती है और मतलब एक सपोर्ट में कि उनके लोग उनका साथ दे। सम सिंपथाइज्ड विद हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू
मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तो उनमें से जो कुछ लोग हैं वो तो उनको हमदर्दी जताते हैं कि उनके साथ सच में गलत हो रहा है, कुछ उन पे हंसने लग जाते हैं और कुछ क्या करते हैं उनको सलाह देने लग जाते हैं, भाई होता रहता है घर में, तो तुम अपने मतलब कि जो तुम्हारा भतीजा है और उसकी वाइफ है उसके साथ सुलह कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। तो आखिरकार पूरे गांव में हर लोगों से जिनको वो जानती थी बात करने के बाद सबसे लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास चली जाती है, जो कि जुम्मन का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड था, एकदम पक्के वाला फ्रेंड था। यू नो और उसके मतलब उससे बात करते हैं। फिर इस पर अलगू क्या बोलता है, यू नो चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तुम जानती हो ना कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, तो मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो फिर आंटी जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है कि क्या ये सही है, तुम गलत देख रहे हो लेकिन फिर भी तुम चुपचाप सुन रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो, क्या ये सही है। वो ओल्ड लेडी है ना वो अलगू से ये कहती है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। फिर आंटी कहती है कि प्लीज़ पंचायत में आओ और सच जो है वो बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। तो जो अलगू होता है वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, पर जो आंटी के ये वर्ड्स है ना कुछ कि पंचायत में आओ सच बोलो, वो बार बार उसकी ईयर्स में उसके कानों में गूंज रहे थे। अब यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। तो पंचायत है उसी दिन, जब आंटी सबसे बात कर लेती है, सबको बता देती है अपने केस के बारे में, तो उसी शाम को पंचायत रखी जाती है एक बहुत ही पुराने बनियन ट्री के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। तो फिर जुम्मन है वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है कि पंच, जो भी पंच लोग बोलेंगे, जो भी वो कहेंगे, वो भगवान की आवाज़ होगी मेरे लिए। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। तो फिर जुम्मन है वो कहता है कि मेरी आंट को मौका दिया जाना चाहिए कि वो किसको चुनती है हेड पंच, और कौन जो है कौन होगा पंचों में से जो उनका केस सुनेगा और डिसीज़न लेगा, और जो भी उस बंदे का डिसीज़न होगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। तो जो पंच होते हैं वो जाने जाते हैं कि ना तो वो किसी के दोस्त होते हैं ना वो किसी के दुश्मन होते हैं, वो बराबरी का जो सही होता है वो ही फैसला लेंगे। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो फिर जो ओल्ड लेडी है ना वो मतलब अनाउंस कर देती है जब उसको मौका मिलता है कि मैं अलगू चौधरी को चूज़ करती हूँ। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन है ना वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, और जब वो देखता है कि उसकी जुम्मन की आंटी ने जो है अलगू का नाम लिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा मन ही मन खुश होता है, क्योंकि अलगू उसका बेस्ट फ्रेंड था। तो जुम्मन ने ये सोच लिया था कि अलगू उसके हित में ही फैसला लेगा, वो आंटी को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका लक उसको किस पड़ाव पर लेके जाने वाला था। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू। फिर जो आंटी है वो अलगू को चूज़ करती है तो अलगू उनसे क्वेश्चन करता है कि चाची तुम्हें पता है ना कि जुम्मन और मेरी दोस्ती कितनी गहरी है। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। फिर आंटी बोलती है कि बेटा मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसेंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। तो फिर वो आंटी बोलती है लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी ईमानदारी और जो तुम्हारा कर्तव्य है उससे पीछे नहीं हटोगे, अपनी दोस्ती के लिए तुम उसको निभाओगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। तो फिर जो ओल्ड लेडी है वो ये बोलती है कि जो पंच होते हैं ना उनके दिल में भगवान बसते हैं, और वो उनकी जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद जो ओल्ड लेडी होती है वो अपना केस डिस्कस करती है, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। अब अलगू जुम्मन से कहता है कि तुम और मैं बहुत ही पुराने दोस्त हैं, तुम्हारी आंटी तुम्हें जितनी प्यारी है उतनी भी ही मुझे भी है। अब मैं पंच बन गया हूँ तो यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तो तुम्हारी आंट तुम्हारे लिए और मेरे लिए बराबर ही हो गई है। तो तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है। 3 years ago began जुम्मन, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. तो वो बोलता है कि 3 साल पहले मेरी आंटी ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी और मैंने बदले में उनको ये प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जिएंगी मैं उनका ख्याल रखूँगा। I have done all I could. मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. तो बहुत ही मतलब मेरी वाइफ और आंटी के बीच में बहुत झगड़े हुए लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाया बिल्कुल भी। Now my आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। तो अब जो मेरी आंटी है वो मेरे से महीने का खर्चा मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। मुझे बस इतना कहना अपनी सफाई में।
जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। तो जुम्मन है ना वो क्रॉस एग्जामिन्ड किया गया, मतलब वो घुमा फिरा के उससे क्वेश्चंस पूछे गए अलगू और बाकी के पंचों द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। फिर जो अलगू है वो अनाउंस करता है कि हम पूरे मैटर को अच्छे से अब जान चुके हैं, अब इन आर ओपिनियन, अब हमारे पंचों की सलाह में हम ये कहना चाहते हैं कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। अब हम पंचों का कहना ये है कि जुम्मन को अपनी आंटी को महीने का खर्चा देना ही होगा, और अगर वो नहीं देता है तो बदले में उसको अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी आंटी ने उसके नाम की थी वो वापस देनी होगी। नाउ दी टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब इस पंचायत के फैसले के बाद ये दोनों बेस्ट फ्रेंड ना रेयरली ही एक दूसरे के साथ दिखाई देते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि जब ये एक साथ दिखाई दे रहे हों। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन। और उनके बीच में जो एक रिश्ता बना हुआ था ना, बॉन्ड बना हुआ था दोस्ती का, वो भी अब कुछ टूट सा गया था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। और अब उस फैसले के बाद जुम्मन है ना अलगू का दुश्मन बन गया था और अपना बदला लेना चाहता था बस किसी भी तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 3 हम देखते हैं कि क्या हुआ है इसमें। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। तो अब कुछ दिन बीत जाते हैं उस पंचायत के फैसले के बाद। अब अलगू चौधरी के साथ बुरा होने लग जाता है, उसकी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, उसका लक बहुत ही ख़राब चलने लग जाता है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड दी अदर टू समझू साहू अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। और एक पेयर जो अलगू चौधरी था उसका एक पेयर जो था ना, मतलब जो बैल का एक पेयर था, वो उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। और बाकी के जो पेयर्स होते हैं वो समझू साहू एक तांगे वाला होता है विलेज में, उसको बेच देता है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइज ऑफ द बुलॉक्स इन अ मंथ्स टाइम। तो उनके बीच में ये बात होती है, वो ये एक डिसीज़न लेते हैं कि मतलब कुछ महीने के बाद जो साहू है वो उसको पैसे दे देगा इन बैलों के बदले। उनके बीच में यही बात हुई होती है। इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। लेकिन फिर क्या हो जाता है ना कि एक ही महीने में वो जो बैल थे वो मर जाते हैं, जो अलगू ने बेचे थे साहू को वो मर जाते हैं एक ही महीने में। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। तो फिर कुछ महीने के बाद, मतलब बहुत ही महीने हो जाते हैं, बात तो 2-3 महीने की हुई थी लेकिन उससे भी ज़्यादा बीत जाते हैं। फिर अलगू ना साहू को बोलता है, उसको याद कराता है, भाई तुमने पैसे देने के लिए कहा था जो कि तुमने अभी तक नहीं दिए हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड। तो इस बात से ना साहू बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाता है। आई कैंट पे यू अ पेनी फॉर द रैच बीस्ट यू सोल्ड मी। वो ये बोलता है कि मैं तुम्हें ना एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा उन मनहूस जानवरों की जो तुमने मुझे बेची थी। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन। तुमने हमें कुछ नहीं बेचा, तुमने बर्बाद करके रख दिया मुझे। आई हैव अ ब्लॉक। मेरे पास एक मतलब कि बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तो तुम उसको एक महीने के लिए ले लो, उसको यूज़ करो और बाद में मुझे ही वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक्स ही सेड एंग्रीली। और गुस्से में बोलता है कि भाई उन मरे हुए बैलों के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। Algu decided to refer the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. तो उस बात पे कि जब साहू ने इतना गुस्से में जैसा भी जवाब दिया तो अलगू को बहुत बुरा लगता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो ये अपना केस जो है वो पंचायत में लेकर आएगा। अब कुछ ही महीनों के बाद ये दूसरा केस था पंचायत का। तो ठीक है, पंचायत फिर इकट्ठी हो जाती है और दोनों पार्टी साहू और अलगू भी वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। और पंचायत वही पुराने से बनियन ट्री के नीचे होती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड। फिर अलगू वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि पंचों की आवाज़ मेरे लिए भगवान की आवाज़ होगी और मैं साहू को ये मौका देता हूँ कि वो अपने लिए हेड पंच का चुनाव करे और जो भी वो फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। साहू सॉ हिज चांस एंड पर्पज द नेम ऑफ जुम्मन। तो साहू को जब चांस मिलता है तो वो जुम्मन का नाम लेता है कि मैं जुम्मन को ये निर्णय लेने का मौका देता हूँ, मेरे लिए हेड पंच आज की पंचायत में वही होंगे। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल बट वट कुड ही डू। तो फिर इस बात पे ना जो अलगू का दिल है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से ठंडा हो जाता है और वो बिल्कुल ही
मतलब ना उसका चेहरा बिल्कुल पीला सा पड़ जाता है, उसको डर लगने लग जाता है कि भाई अब क्या होगा। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। पर उस मोमेंट पे जब जुम्मन को ये मौका मिलता है, हेड पंच बनता है जब वो, तब उसको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है कि हमें किस डिग्निटी के साथ एक मतलब जिम्मेवारी सौंपी जाती है। कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। तो ये सब ख्याल ना अलगू के मन में आ रहे थे कि क्या वो वहाँ पे बैठा है मुझसे बदला लेने के लिए। ही थॉट एंड थॉट, और सोचता ही रहता है, नो ही मस्ट नॉट। फिर वो मतलब सोचते सोचते अपने आप से ये कहने लग जाता है कि नहीं यार, वो ऐसा नहीं करेगा। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। वो अपनी पर्सनल रंजिश यहाँ पे नहीं निकालेगा, वो सच का साथ देगा और जो सही होगा ना वही फैसला लेगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली। तो अलगू और साहू दोनों अपने अपने केसेस बताते हैं और क्रॉस एग्जामिन्ड किए जाते हैं दोनों के दोनों, और केस को बिल्कुल डीपली गहराई में जाके अच्छे से समझा जाता है। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। फिर जब कंप्लीट पूरी एग्जामिनेशन हो जाती है, दोनों से सलाह मशवरा हो जाता है, दोनों की बात सुन ली जाती है, उसके बाद जुम्मन खड़ा होता है और अनाउंस करता है, इट इज़ आर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलॉक। फिर वो कहता है जुम्मन की साहू को पैसे देने ही पड़ेंगे बुल्लक के लिए। और when साहू बॉट द ब्लॉक इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीजेज। फिर वो ये बोलता है जुम्मन कि जब साहू ने बैल खरीदे थे उस टाइम पे उन बैल में कोई बीमारी नहीं थी, ना ही उनको कोई किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी थी। द डेथ ऑफ बुलॉक्स वॉज अनफॉर्चुनेट। फिर वो ये बोलता है कि जो बैल की मृत्यु हुई है वो किसी दुर्भाग्य घटना से हुई है, मतलब वो इसकी उसमें जो अलगू है उसका कोई दोष नहीं है, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। वो मतलब कि ये तो दुर्भाग्य साहू का था जो उसके पास बैल आए और उनकी डेथ हो गई है, इसमें अलगू का कोई दोष नहीं है, उसको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया जाएगा। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, he stood up and said loudly over and over again, victory to the पंचायत, this is justice। तो फिर जो अलगू है ना, ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो खड़ा होकर ज़ोरों से चिल्लाता है कि ये थी जस्टिस, ये था न्याय। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। और ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि जो हमारे पंच होते हैं उनकी आवाज़ में भगवान वास करते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू। फिर कुछ टाइम के बाद जो जुम्मन है वो अलगू के पास जाता है, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड। और मतलब जब जुम्मन अलगू के पास जा रहा होता है तो अलगू है ना थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है, लेकिन फिर जुम्मन कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। जो इससे पहले वाली पंचायत में तुमने फैसला लिया था मेरे लिए, उससे मैंने तुम्हें अपना दुश्मन बना लिया था। ये चीज़ें जुम्मन कह रहा होता है अलगू को। टुडे आई रियलाइज वट इट मैन टू बी अ पंच। आज मैंने ये रियलाइज़ किया, ये फील किया कि एक पंच होना कितना मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी। जो एक पंच होता है उसका ना तो कोई दुश्मन है ना ही कोई मतलब दोस्त होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस। वो सिर्फ न्याय का फैसला लेता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। कि फिर वो ये बोलता है कि किसी को भी यूं ही बिना जस्टिस के छोड़ा नहीं जाना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त है चाहे वो हमारा दुश्मन है। अलगू एम्बेरस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ड। फिर उसके बाद अलगू है ना वो रोने लग जाता है, अपने दोस्त को गले लगा लेता है। एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम। फिर अलगू के जो आंसू होते हैं, वो जितना भी मैल होता है एक दूसरे के प्रति, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी थी पिछली पंचायत के दौरान, वो सब अलगू के आंसुओं के थ्रू बह जाती है, सब वॉश्ड अवे हो जाती है और फिर से दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर और ये प्रेमचंद जी के द्वारा बताया गया है हमें फेयर प्ले। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।